हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी हम पढ़ रहे हैं। तो हिंदी में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हिंदी में हम पढ़ चुके हैं वर्णमाला पढ़ चुके हैं, समास पढ़ चुके हैं, संधियां पढ़ चुके हैं, और अब हमको क्या करना है? संज्ञा स्टार्ट करनी है। क्योंकि जब हम समास पढ़ रहे थे तो विशेषण विशेष से पहचानने में दिक्कत आ रही थी। क्या आ रही थी? विशेषण विशेष से पहचानने में दिक्कत आ रही थी। तो हम अब इसको पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इस तरीके से हम इसको पहले पढ़ते हुए चलेंगे। फिर क्योंकि रस, छंद, अलंकार, अभी हमको बहुत सी चीजें पढ़नी बाकी है जो इनके बिना नहीं संभव। लिंग वचन पढ़ेंगे जब हम, तो तब भी इनकी समस्या आएगी। इसलिए इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं और शुरू से करते चलते हैं। पहले मैंने सोचा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों को निपटा दूं, तो लेकिन अब वो नहीं चल पाएगा, तो इसलिए हम क्रम से पढ़ते हैं। तो हम करते हैं, क्या करते हैं, संज्ञा को स्टार्ट करते हैं। आज से हम क्या पढ़ेंगे? संज्ञा पढ़ने वाले हैं। तो बताइए संज्ञा किसे कहते हैं? बताइए आप लोग जल्दी से, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा क्या है? आप लोग बताइए। तो आप लोग अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे? किसी का नाम हो गया तो वो क्या होगा? संज्ञा हो गया। जैसे राम, ये क्या होती है? संज्ञा होती है। कोई स्थान हो गया कानपुर, ये क्या होगी? संज्ञा हो गई। कोई सामान हो गया, पंखा हो गया, बोर्ड हो गया, ये क्या है? वस्तु है, लेकिन ये क्या? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो इन्हीं के नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो क्या कहेंगे अगर सामान्य सी भाषा में अगर कहा जाए तो संज्ञा क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहेंगे हम? संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहेंगे? हम संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो संज्ञा किसे कहेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहेंगे? हम संज्ञा कहेंगे। तो अगर हम इसकी संज्ञा की परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? बताइए, संज्ञा की परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? संज्ञा, आराम से पढ़ना हमको। संज्ञा की अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? बताइए क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? संज्ञा क्या लिखेंगे? किसी व्यक्ति, क्या लिखें? किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, और किसको कहेंगे? भाव। क्या है? जो हमारे भाव हैं वो भी तो क्या? संज्ञा हैं। भाव क्या है? जैसे रोना हो गया, सोना हो गया, ये भी क्या है? भाव हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और आदि भाव आदि के नाम को के नाम को के नाम को क्या कहेंगे? नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखें कि इसमें व्यक्ति में कौन आ रहा है। व्यक्ति में देखें, व्यक्ति में कौन आ रहा है? राम आ गया, में रेम्बो हो गया। क्या हो गया? रेम्बो। क्या हो गया? रेम्बो, मेरा नाम राम हो गया, रेम्बो हो गया। ये क्या हो गया? व्यक्ति हो गया। वस्तु में क्या आ सकता है? वस्तु में जो संज्ञा हो, वस्तु में क्या आ सकता है? कुर्सी हो गया, कुर्सी संज्ञा है। बोर्ड हो गया, ये क्या हो गया? बोर्ड हो गया, ये भी क्या है? एक वस्तु है। कैमरा हो गया, कैमरा भी क्या एक वस्तु है। ये सब क्या है? मार्कर क्या हो गया? वस्तु है। ये सब क्या है? वस्तुओं के अंतर्गत आ जाएंगे। स्थान में देखेंगे, स्थान में क्या आ जाएगा? स्थान में देखा जाए तो स्थान के अंतर्गत क्या आएगा? स्थान के अंतर्गत आ जाएगा, मान लो कानपुर हो गया, कोई स्थान, कानपुर हो गया। ताजमहल हो गया, ताजमहल हो गया। आगरा हो गया, आगरा हो गया। मथुरा हो गया। कोई भी स्थान, दिल्ली, आगरा, कानपुर, पंजाब, हरियाणा, कुछ भी स्थान हो सकते हैं। ठीक है, स्थान हो गया। और भाव में क्या होगा? भाव में हो गया, देखो जैसे रोना, कोई रो रहा है। सोना, स्लीपिंग, सोना, तो ये क्या है? ये भाव है। भूख लगना,
क्या है? भूख लगना, भूखा होना, भूख, ये सब क्या है? भाव है। भाव क्या होते हैं? जिनको क्या हम ना देख सकते हैं, ना ही हम क्या कर सकते हैं थाली में परोस सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। तो इतनी चीजें आपको समझ में आएगी। अगर कहें तो क्या किसी संज्ञा कहें, संज्ञा की परिभाषा तो क्या कहें? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हो गई हमारी नॉर्मल परिभाषा हो गई हमारी। क्या कहें? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब यदि देखा जाए तो संज्ञा क्या है? संज्ञा में एक क्या है? संज्ञा एक कैसा है? एक विकारी शब्द। क्या है? संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है। इसका मतलब संज्ञा एक कैसा? विकारी शब्द है। विकारी शब्द का मतलब क्या होता है? अभी हम जब विकारी शब्द क्या होंगे, जब पढ़ रहे होंगे तो क्या, जब अव्यय पढ़ रहे होंगे तो हम उसमें विकारी और अव्यकारी, तो अव्यय में हम अव्यकारी शब्दों को पढ़ेंगे, और अभी ये जो संज्ञा है तो ये विकारी शब्द ही हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले हमको संज्ञा से अब क्या करेंगे? विकारी और अविकारी को समझा देते हैं, लेकिन पहले अभी विकारी इसको समझिए, फिर हम परिभाषा लिखने का, फिर विकारी अविकारी को हम समझते हैं थोड़ा सा, फिर हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसको विस्तार से हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है? तो विकारी शब्द का मतलब क्या होता है कि यदि किसी शब्द का क्या किया जाए? लिंग, वचन, और यदि उसका जो क्या है? कारक, अगर लिंग, वचन और कारक यदि बदलाव किया जाता है तो उसमें शब्द में क्या हो जाता है? बदलाव आ जाता है। क्या हो जाता है? लिंग वचन बदलने पर उसमें क्या होता है? विकार उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? विकार उत्पन्न होता है। क्या बदलने पर? लिंग, वचन और कारक बदलने पर क्या होता है? विकार उत्पन्न हो जाता है। कैसे विकार उत्पन्न होता है? जैसे लिख देखिए, राम जाता है, राम जाता है लिखा है। हम लिंग बदलते हैं, राम का कोई स्त्रीलिंग ले लीजिएगा, ये क्या पुल्लिंग में है, तो स्त्रीलिंग में कोई नाम ले लीजिए, तो सीता ले लीजिएगा। सीता क्या करती है? जाती है, तो बदला ना, जाती है, क्रिया बदल गई। ता है और ती है, क्रिया बदल गई ना। तो राम जाता है और राम जाती है। और जो अविकारी शब्द होते हैं उनमें कुछ नहीं बदलता, उसमें नहीं बदलता, उसमें कोई भाई कुछ नहीं बदलता भाई। ठीक है? उसमें नहीं बदलता भाई, कुछ भी नहीं होता। तो इतनी चीजें आपको समझ में आएगी। तो क्या कहेंगे? संज्ञा कैसा है? एक विकारी शब्द है। अब अगर संज्ञा की परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? संज्ञा कैसा है? एक विकारी शब्द है। अब अगर संज्ञा की हम परिभाषा लिखेंगे तो अब क्या लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे? संज्ञा की परिभाषा, अगर अब हम संज्ञा की परिभाषा लिखना चाहें तो अब क्या लिखेंगे? अब देखिए कि अब क्या लिखेंगे हम? संज्ञा की परिभाषा क्या लिखेंगे? चल रहा है कल की क्लास, कल यही से संज्ञा रिकॉर्ड कर रहा था, संज्ञा की परिभाषा बता रहा था, और संज्ञा की पूरी क्लास मैंने करी 40 मिनट की, और माइक पता नहीं कब बंद हो गया, पूरा रिकॉर्डिंग आवाज उसमें खत्म हो गया, दोबारा से इसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो चलिए इसको अगर दूसरी प्रकार से, अगर इसकी अब भाषा, अब इसकी परिभाषा लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे कि अब क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? संज्ञा, संज्ञा क्या है? वह विकारी शब्द है, वह विकारी शब्द है। कैसा? वह विकारी, वह विकारी शब्द है, वह विकारी शब्द है। क्या है? संज्ञा क्या है? वह विकारी शब्द है जो क्या करता है? जो किसी, जो क्या करता है? जो किसी व्यक्ति, जो क्या करता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और किसको? और भाव, भाव आदि के नाम को, आदि के नाम को क्या करता है? नाम को क्या करता है? बताता है, बताता है, या क्या कहेंगे? आदि के नाम का क्या करता है? का बोध कराता है। क्या कराता है? बोध कराता है। क्या कहेंगे? बोध कराता है। तो संज्ञा क्या कहेंगे? अब क्या हमारी परिभाषा बन गई कि संज्ञा वह विकारी शब्द है। कैसा? वह विकारी शब्द है, वह विकारी शब्द है जो क्या करता है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को क्या करता है? बताता है या बोध कराता है। क्या करता है? ये चीज आ रही है कि नहीं? अब मुझे बार बार चेक करना पड़ेगा कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि दो बार आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ जाती है कभी कभी। जैसे ये दोबारा क्लास रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है तो मेहनत लगती है बहुत रिकॉर्डिंग करने में, और मोबाइल भी कमज़ोर है तो मोबाइल भी जल्दी गर्म हो जाता है, तो इससे क्या होता है? दिक्कत आ जाती है।
कि ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना सकते, इससे उतनी लिमिटेड वीडियो बना सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसके बाद फ़ोन गर्म हो जाता है। इसी चक्कर में एक फ़ोन तो ख़राब हो ही गया। तो इतनी परिभाषा आपको याद हो गई होगी। या संज्ञा वह विकारी शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम का क्या करता है, बोध कराता है। क्या करता है, बोध कराता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, संज्ञा की परिभाषा आपको समझ में आ गई है अच्छी तरीके से क्या है संज्ञा। अब देखते हैं हम आगे। अब जो हमने देखा क्या विकारी और अविकारी शब्द इसमें आया, एक विकारी शब्द आया। तो विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे अभी हम पढ़ेंगे। तो विकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो विकारी शब्द के अंतर्गत हम देख लेते हैं, अविकारी शब्द के अंतर्गत हम देख लेते हैं, और क्या करते हैं कि इस शब्दों को देखते हैं विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, क्या देखते हैं विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। इतनी चीजें क्या करते हैं हम देखते हैं, फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे, इसको क्या संज्ञा को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम देखते हैं किसके, विकार के आधार पर शब्द, विकार के आधार पर किसके आधार, विकार, विकार के आधार पर, विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, विकार पर आधार, विकार के आधार पर शब्द कहेंगे तो कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कितने प्रकार के कहेंगे, दो प्रकार के। कौन कौन से कहेंगे, नंबर एक विकारी शब्द और नंबर दो अविकारी शब्द। नंबर एक विकारी, विकारी शब्द, और नंबर दो में कहेंगे अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं, इनको भी समझ लीजिए कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो विकारी शब्द के अंतर्गत कौन आएंगे और अविकारी शब्द के अंतर्गत कौन आएंगे, तो ये चीज और समझ लीजिए कि विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। हम इसकी परिभाषा थोड़ा सी जान लेते हैं, फिर जब हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से पढ़ देंगे। ये तो हमको पढ़ना ही है, विस्तार से पढ़ ही रहे हैं, विकारी शब्द की परिभाषा पढ़नी है, बाकी विस्तार से ही पढ़ने, इनको विस्तार से पढ़ेंगे, थोड़ी सा जब अव्यय पढ़ेंगे तो इसको बता देंगे थोड़ा सा बस। बाकी हम विस्तार से पढ़ने, ये पढ़ ही रहे हैं कि परिभाषा से परिभाषा यहाँ वो शब्दों को हम विस्तार से पढ़ने, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये क्या है, ये चीजें क्या है, ये विकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द की यदि परिभाषा देखें तो विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो वे शब्द जिनमें, या वे शब्द जिनके, वे शब्द जिनके, वे शब्द जिनके क्या करने पर, जिनके लिंग, किसना, लिंग, वचन, किस पर, लिंग, वचक नहीं वचन, लिंग, वचन और किस पर, लिंग, वचन और कारक बदलने पर, वे शब्द जिनके लिंग, वचन और कारक बदलने पर क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है। उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उनको विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको कहते हैं विकारी शब्द। अब कैसे उत्पन्न होगा, जो अभी हमने समझाया था कि ले लेते हैं क्या, एक राम ले लेते हैं, राम ले लिया एक शब्द हमने, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग ले लिया, ये पुल्लिंग हो गया, एक सीता ले लिया, ये स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। तो अभी देखा कि राम क्या करता है, बाजार जाता है, राम कहाँ जाएगा, बाजार जाएगा, राम बाजार जाता है, ठीक है। और सीता, अभी दूसरा लिंग बदलते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ सीता हो जाती, सीता आना चाहिए, बाजार जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बाजार जाता है तो कोई दिक्कत ना होता, लेकिन क्या होती है, बदल जाता है, बाजार, सीता क्या होती, बाजार जाती है, बदल गया ना, जाती है। तो परिवर्तन, विकार तो उत्पन्न हुआ, कुछ थोड़ा बहुत जितना भी हो तो हुआ, तो बदल गया, यहाँ पे विकार उत्पन्न हो गया। इसको कहते हैं विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको विकारी शब्द कहते हैं। अब अविकारी शब्द में देखना भाई, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। जैसे और लगा दो कहीं पर, क्या लगा दो, और लगा दो, पर लगा दो, बदलेगा और का कुछ, और का और को क्या लिखेंगे, और ही और लिखेंगे, पर को क्या, पर के लिखेंगे। राम और श्याम, क्या राम और श्याम की किताब मेज पर रखी है, तो किस पर, किताब मेज पर रखी है, तो रखिए, कुछ भी रख दो मेज पर रखा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। ऐसे होते हैं अविकारी शब्द, समझे। तो इनको क्या कहेंगे, अविकारी शब्द को कहेंगे वे शब्द
वे शब्द जिनके लिंग वचन और कारक बदलने पर क्या होता है, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। क्या होता है, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। क्या होता है, कुछ नहीं बदलता, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। उदाहरण में देखो क्या है, राम और श्याम, कोई बदलेगा? राम और श्याम जाते हैं, राम और सीता जाते हैं, मोहन और गीता जाते हैं, गीता और सीता जाती हैं, कुछ बदले? कुछ नहीं। तो राम और श्याम, राम और सीता, लो कुछ बदला? सीता, कुछ नहीं बदला। किताब मेज पर रखी है, किताब मेज पर रखी है। जब ये विस्तार से जब आएंगे, अब आएंगे इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे, विस्तार से इसको बताएंगे। अभी तो ये थोड़ा सा डेमो टाइप का है, देख लीजिएगा, क्योंकि ये बताना जरूरी है, क्योंकि विकारी शब्द हम पढ़ रहे हैं, तो विकारी शब्द में इस पे हमको जोर देना है, तो इस पे जोर देना है। तो अब देखते हैं विकारी शब्द, इतनी चीजें आपको समझ में आएगी, परिभाषा नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन सा शब्द आते हैं और अविकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। तो जल्दी से आप लोग नोट करिएगा, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा, विकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आते हैं और अविकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। चलिए अब हम आगे इसको देखते हैं कि विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, विकारी के अंतर्गत क्या क्या आता है। विकारी के शब्द के अंतर्गत और अविकारी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, किन किन को हमको विकारी के अंतर्गत पढ़ना है और किन किन को हमको अविकारी के अंतर्गत पढ़ना है। जब शब्दों को दो ही भागों में बांटा गया तो उसी में सब निपट जाएंगे, तो आप कुछ होंगे विकारी होंगे, कुछ होंगे अविकारी। तो विकारी के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, विकारी के अंतर्गत आएंगे कौन कौन से आएंगे, क्या आएगी, संज्ञा आएगी, संज्ञा, सर्वनाम हो गया, फिर क्या आता है, क्रिया आती है, फिर क्या आता है, विशेषण आता है, विशेषण। तो ये क्या है, ये चार क्या है, इनकी संख्या कितनी है, अब विकारी शब्द की चार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। क्या क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये क्या है, चार हमको विकारी शब्द में पढ़ना है। जो कि हमको संज्ञा हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हमने विकारी शब्द की परिभाषा देख ली, इतनी चीज समझ ली बस, और बाकी हम संज्ञा पढ़ेंगे विस्तार से, सर्वनाम को विस्तार से, क्रिया को विस्तार से और विशेषण को विस्तार से पढ़ेंगे। जब ये चारों पढ़ जाएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या पढ़ जाएगा, ये विकारी शब्द हमारा पूरा हो जाएगा। मतलब इतना पढ़ने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि हमने विकारी शब्द पढ़ लिए। क्या हो गया, विकारी शब्द पढ़ लिए। ठीक है, अब जो अविकारी शब्द हैं, अविकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो अविकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो क्रिया आती है, क्रिया विशेषण, क्या आता है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या आता है, क्रिया विशेषण आता है, और क्या आता है, संबंध, क्या आता है, और क्या आता है, संबंध बोधक आता है, क्या आता है, संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक आएगा, समुच्चय बोधक आएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा, और क्या बचा, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक। तो ये हो गए हमारे क्या, अविकारी शब्द चार। तो इनकी भी संख्या कितनी है, चार। तो अगर कोई पूछे तो विकारी शब्दों की संख्या कितनी है, तो क्या कहेंगे, चार। अविकारी शब्दों की संख्या तो क्या कहेंगे, चार। तो चार विकारी शब्द हैं और चार कैसे हैं, अविकारी शब्द हैं। कैसे हैं, चार अविकारी शब्द हैं।
इतनी चीज़ आशा है कितनी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि आज बार-बार देखूँगा ताकि दिक्कत ना हो, दोबारा मेहनत ना करनी पड़े भैया, बहुत टाइम बर्बाद होता है, पूरा चला जाता है 2 घंटे इसी में। तो इतनी चीज़ें हमने समझी क्या विकार के आधार पर। तो हमने ये देख लिया विकारी अविकारी। अब हम संज्ञा पढ़ रहे हैं तो संज्ञा जब विकारी शब्द है तो विकारी शब्द के बारे में पता होना चाहिए। तो विकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इतनी चीजें हमने देख ली। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, क्या कहता है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आता है किसके अंतर्गत, विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, संज्ञा हम पढ़ रहे हैं। तो क्या पढ़ रहे थे, फिर से हम वापस लौटते हैं, संज्ञा पढ़ रहे थे। किसी संज्ञा क्या है, संज्ञा कैसा, संज्ञा क्या, वह है विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है, वह विकारी शब्द है जो क्या करता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को क्या करता है, का बोध कराता है, या क्या करता है, उसको बताता है। आदि के नाम को क्या करता है, बताता है, उसको हम कहते हैं संज्ञा। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब संज्ञा के क्या करते हैं, हम भेद पढ़ते हैं। तो संज्ञा के भेदों को कई प्रकार से बांटा गया है। जैसे संज्ञा को मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया है, प्राचीन हिंदी के आधार पर संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे होंगे, इन सबको पढ़ रहे हैं, इन सबको हम क्या पढ़ रहे होंगे। तो देखेंगे है वही चीज, बस बांटा हुआ है और उन्होंने अपने अपने चीजें तर्क दिए हुए हैं। तो किस प्रकार से हम देखते हैं इसको बांटते हैं। चलिए पहले देखते हैं संज्ञा को मूल रूप से कितने भागों में बांटा जाता है, या संज्ञा के कितने मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं, या संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है। तो लिखते हैं संज्ञा, संज्ञा को मूल रूप से, या संज्ञा के मूल रूप से, संज्ञा के मूल रूप से कितने, मूल रूप से कितने, दो प्रकार हैं। कितने, दो प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। संज्ञा के मूल रूप से कितने, दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, संज्ञा के मूल रूप से दो प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, वो हैं यथार्थ वाचक और भाववाचक। कौन से, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब ये यथार्थवाचक और भाववाचक संज्ञा में क्यों बांटा गया, यथार्थवाचक और भाववाचक संज्ञा में इसलिए बांटा गया क्योंकि देखिए जब हम संज्ञा पढ़ते हैं तो क्या, तो व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है, तो और समूहवाचक होता है। इनको क्या होता है, जो भाववाचक संज्ञा होती है उसको क्या करते हैं, ना हम छू सकते हैं, ना उसको हम देख सकते हैं, उसको क्या महसूस कर सकते हैं, ना हम किसी, उसको भाववाचक संख्या में कहा जाता है कि जिसको हम क्या कर सकें, ना छू सकें, ना इसको प्लेट में पढ़ सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। रोना को हम छू नहीं सकते, छू सकते हैं, आंसुओं को छू सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति होगा उसको हम छू सकते हैं, कोई वस्तु होगी उसको हम छू सकते हैं, कोई स्थान होगा उसको हम छू सकते हैं, कोई समूह होगा उसको छू सकते हैं, कोई मटेरियल होगा उसको हम क्या करते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसी के आधार पर इसको बांटा गया है दो भागों में। कौन सा, यथार्थवाचक और भाववाचक। जो यथार्थवाचक है उसी को क्या कहा गया, दृश्य, उसी को क्या कहा, दृश्य वस्तु, दृश्य वो भी कहा गया, क्या, दृश्य रूप भी कहा गया, दृश्य संज्ञा भी कही है, दृश्य संज्ञाएं और अदृश्य संज्ञाएं। तो भाववाचक को क्या, हम देख नहीं पाते, इसलिए उसको क्या अदृश्य में रखा गया है, और बाकी को क्या करते हैं, हम देखते हैं, छूते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनको क्या करते हैं, उनको किस में रखा है, दृश्य में रखा हुआ है, उसको उसको किस में रखा गया है, दृश्य वाचक संज्ञा में रखा गया है। तो चलिए इसको देखते हैं कि यह संज्ञा के कितने, दो भाग, कितने भाग, दो भागों में बांटा है। कौन, यथार्थ और कौन से, दो भागों में। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों बांटा है। विद्वान है, विद्वान यही चीज पता लगाते रहते हैं और करते रहते हैं। तो कितने भागों में, ये मूल रूप से कौन, दो भागों में। एक नंबर एक में क्या है, यथार्थ वाचक, यथार्थ वाचक संज्ञा। कौन सा, यथार्थ वाचक संज्ञा किसमें बांटा, यथार्थवाचक संज्ञा। और नंबर दो में क्या, भाववाचक संज्ञा। किसमें, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इसको बांटा गया है। अब इसी को क्या कहा गया है, जो भाववाचक संज्ञा, इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहा गया, दृश्य रूप। क्या कहा गया, इसी को कहा गया है, इसी का क्या कहा गया है, दृश्य रूप, दृश्य रूप कहा गया। इसी को क्या, दृश्य रूप, मतलब हम तो इनको क्या देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इनको सब कर सकते हैं।
इसी को और इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया अदृश्य, अदृश्य रूप। कौन सा? अदृश्य, अदृश्य, अदृश्य रूप। इसी को क्या कहा गया है? अदृश्य रूप। संज्ञा का क्या? मूल रूप। तो अगर मूल रूप में पूछा जाए तो क्या किसकी बात कर रहा है? सिर्फ इन दो की, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। किनकी? यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब जो यथार्थवाचक संज्ञा है इसको कितने भागों में बांटा गया? तो इसको कितने भागों में बांटा गया? इसको कितने? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इसको 4 भागों में बांटा गया है। यथार्थवाचक को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो 4 भागों में। 4 भाग वो कौन कौन से हैं? 4 भाग वो कौन कौन से? क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक, क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। नंबर 2 कौन सा? जातिवाचक संज्ञा हो गया। वाचक संज्ञा क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। कौन सा? और कौन सा? व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा को इसी के अंतर्गत रखा गया यथार्थ में। पदार्थ को भी मैं समझाता हूँ। पदार्थवाचक और कौन सा? पदार्थ को और क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं कि नहीं कहते? पदार्थ को जब साइंस पढ़ते हैं तो पदार्थ की या द्रव्य की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था। आप देखोगे कितनी? 4 हो गई। तो एक क्या, एक और होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा अवस्था भी एक हो गई है। तो 4 अवस्था हो गई हैं, पहले 3 थी। और कौन सी हो गई है? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाव। व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक, भाव, पदार्थवाचक, और कौन सा बचा? समूहवाचक बचा। कौन सी होगी? समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए इन सबके अगर उदाहरणों को देखा जाए तो इसके भाववाचक उदाहरण देखेंगे। रोना, रोना, सोना। तो हम रोना और सोना को क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यही पता चलेगा कि वो सो रहा है। अब क्या सो रहा है? कोई पता नहीं क्या सो रहा है। क्या खा रहा है? क्या पी रहा है? खा रहा है में तो आएगा खाना खा रहा है, कुछ भी खा रहा है। क्या सो रहा है? क्या सो रहा है? कुछ नहीं। क्या का उत्तर नहीं मिल रहा ना इसमें। क्या का उत्तर नहीं मिलता इसमें। क्या रो रहा है? क्या का उत्तर नहीं। इसमें क्या का उत्तर मिल जाएगा। इनमें क्या मिलता? क्या का उत्तर मिल जाता है। तो अब जैसे व्यक्ति, तो व्यक्ति में किसी का नाम होगा, राम हो गया। किसी का नाम, तो राम क्या, कौन राम है, क्या है, कौन है? तो राम पर किसी व्यक्ति को पकड़ के ले आएंगे, ये है राम। ठीक है। कोई जाति हो गई, कोई भी जाति, तो जाति का भी पता चल जाता है, जो क्या करे? किसी जाति का बोध कराती है, तो उसको जाति। पदार्थ में कोई सोना हो गया, चांदी हो गया, जल हो गया, तेल हो गया, ऑयल हो गया, पदार्थ का पता चलता है। भाव, कोई भार हो गया। और समूह में कोई समूह हो गया, जैसे बच्चों का समूह हो गया, भेड़ों का समूह हो गया, बकरियों का समूह हो गया, टीचरों का समूह हो गया, किसी का भी समूह हो सकता है, नेताओं का समूह हो सकता है। तो ये सब हम देख सकते हैं ना। तो इनमें क्या आया? इतनी चीज समझ में आई कि जो संज्ञा है, मूल रूप से संज्ञा को कितने? 2 भागों में बांटा गया है। तो यदि पूछा जाए परीक्षा में तो मूल रूप से संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, यथार्थवाचक और भाववाचक। और यदि सीधे पूछा जाए कि संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया, तो कहेंगे कितने? 5। कितने भागों में? कहेंगे 5। अभी वो भी बताएंगे कितने भागों में कहेंगे। 5 भागों में कहेंगे। कितने भागों में कहेंगे? 5 भागों में। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं आगे। अब देखते हैं संज्ञा को कितनी चीज, इतनी चीजें हमने पढ़ ली। अब संज्ञा को देखते हैं कि किसके आधार पर, संज्ञा को हम किसके आधार पर देखते हैं? संज्ञा को हम देखते हैं कि जो प्राचीन हिंदी है, किसके? प्राचीन हिंदी के अनुसार। किसके अनुसार? अब हम संज्ञा को किसके अनुसार देखेंगे? हम देखेंगे संज्ञा को प्राचीन हिंदी के अनुसार। किसके अनुसार? प्राचीन हिंदी के अनुसार। कितने भागों में बांटा गया है? ताकि देखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, संज्ञा इनको स्टार्ट करने पढ़ने। हमको यही 5 हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। पढ़ने यही हैं, घुमा फिरा के इनको कर दिया गया है कई प्रकार से। अब देखते हैं क्या किसके आधार? प्राचीन हिंदी के अनुसार। किसके अनुसार? प्राचीन हिंदी के अनुसार। प्राचीन
किसके अनुसार? प्राचीन हिंदी के अनुसार, प्राचीन हिंदी के अनुसार, के अनुसार, के अनुसार संज्ञा के भेद। तो कितने हैं? 5। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से देखेंगे? कौन कौन से 5 भेद हैं? तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद, जो अभी हमने देखे वही 5 भेद हैं, वही 5 भेद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाते चलिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, भाववाचक हो गया, और क्या हो गया? पदार्थवाचक, पदार्थवाचक, या इसी को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। और कौन सा वाचक? समूहवाचक, समूहवाचक। कौन सा बचा? नंबर 5 में क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक नंबर 1, नंबर 2 कौन सी? जातिवाचक, नंबर 3 कौन सी? भाववाचक, नंबर 4 कौन सी? पदार्थवाचक, और नंबर 5 कौन सी? समूहवाचक। ये हमने 5 संज्ञा प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 भाग देखे। संज्ञा कितने? प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने भाग देखे हमने? 5 भाग। तो क्या कहेंगे? अगर पूछा जाए मूल रूप से संज्ञा कितने भागों में बांटा गया? कि 2 भागों में, यथार्थवाचक, भाववाचक। और प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने भागों में? 5 भागों में। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक कहेंगे। कितने भागों? 5 भागों में कहेंगे। मैं थोड़ा कितने भागों में कहेंगे? 5 भागों में कहेंगे। कितने भागों में कहेंगे? 5 भागों में कहेंगे। इसको मैं डाल लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि दिख नहीं रहा है। अब हमको देखना आधुनिक हिंदी के अनुसार क्या करना। अब हमको देखना है आधुनिक हिंदी के अनुसार। किसके अनुसार? अब हमको देखना है कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया। तो आधुनिक हिंदी में देखा जाए तो संज्ञा को कितने? 3 भागों में बांटा गया। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा को कितने? 3 भागों में बांट दिया गया है। अब 3 भागों में भी उनमें यही है, पढ़ने यही 5 है, हर जगह यही घुमा फिरा के पढ़ने हैं। तो आधुनिक हिंदी के अनुसार, किसके अनुसार? आधुनिक हिंदी के अनुसार। तो लिखेंगे आधुनिक हिंदी के अनुसार, आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने? संज्ञा को कितने? 3 भागों में बांटा गया है। संज्ञा को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया। इतनी चीजें आपको समझिए, देखना है कि घुमा फिरा के आने वही 5 है। मूल जब पढ़े अभी मूल रूप से तो आए 5, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। प्राचीन हिंदी के अनुसार पढ़े तो भी वही 5 आए, और भी इसमें पढ़ने वाले हैं तो भी 5, लेकिन बांट दिया है उनको किसके अंतर्गत? कैटेगराइज कर दिया गया उनको, किसी न किसी को किसी के अंदर रख दिया गया। तो इसको कितने? 3 भागों में। नंबर 1 कौन सा? व्यक्तिवाचक कर दिया है इसमें, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक के बाद कौन सी? जातिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। जाति में भी क्या एक समूह के रूप में होते हैं, तो इसलिए इसको समूह के रूप में जाति रूप। और भाववाचक, कौन सा? भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। अब इसमें क्या होता है? जाति में क्या हो? समूह के रूप में है, तो जाति को ही क्या कर दिया? 2 भागों में और बांट दिया गया उन्हीं ने। जाति के साथ में किसको रख दिया? जाति के साथ में क्या? पदार्थ को रख दिया। पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा को किसके अंतर्गत रख दिया? जातिवाचक के संज्ञा के अंतर्गत। और किसको रख दिया? पदार्थवाचक संज्ञा। ऐसी क्या कहते हैं? द्रव्य, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। और बचा कौन सा? समूहवाचक, समूहवाचक। इन सब में क्या एक समूह की बात होती है, इन सब में क्या होती है? एक समूह की बात होती है। तो उसी के अनुसार उन्होंने रख दिया कि जो व्यक्ति में, व्यक्ति विशेष के लिए एक समूह के, समूह में तीनों आ गए, और भाव एक, 3 चीजें कर दी।
हैं हमको पढ़ना वही 5 चीज़ें हैं। जब पढ़ना हमको क्या व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक। पढ़ना हमको 5 ही है, लेकिन इनको बाँट दिया गया कि कैटेगराइज़ कर दिया गया कि एक-एक उसमें रख दिया गया कि ये इसका है, ये इसके अंतर्गत आ सकता है, तो इसको इसके अंतर्गत रख देते हैं, काय के लिए ज़्यादा फैलाते हैं। तो उसी के अंतर्गत इसको रख दिया गया। अब हमको पढ़ना पाँचों को है और कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ेंगे 5 तीनों जगह यही देखा होगा कि यही आए हैं, पाँचों के 5। अब पाँचों के 5 ये आए हैं, तो अगर पूछे किस हिसाब से, तीनों हिसाब से पूछा। अगर मूल रूप से पूछे तो 2 चीज़ें बतानी है, क्या? यथार्थवाचक और भाववाचक। सिर्फ़ यहीं तक बात पूछ रहा है मूल रूप से। आप प्राचीन हिंदी या खाली पूछे प्राचीन हिंदी के अनुसार, या क्या कहे कि सीधे पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो कहेंगे 5। प्राचीन हिंदी या सीधे पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो कहेंगे 5। और अगर लिख के स्पष्ट लिख के दे कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने हैं, तो 3। और स्पष्ट लिख के दे कि मूल संज्ञा के मूल रूप कितने हैं, या संज्ञा को मूल भाग कितने हैं, मूल भेद कितने हैं, तो 2 लिख के दे स्पष्ट मूल, नहीं तो 5 पे ही लगाना है। क्या करना? 5 पे ही लगाना है। इतनी चीज़ें हमने समझ के ली हैं। बाकी घुमा फिरा के सब चीज़ें हैं 5 ही, बाकी घुमा फिरा के उन्हीं को कर दिया है। तो इन्हीं पाँचों को हम कल से स्टार्ट पढ़ना स्टार्ट करें। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक हम पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं फिर।